नमस्कार श्रोताओं, हिंदी पत्रिका कार्यक्रम साहित्यिकी में आपका स्वागत है। इस अंक में आप सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार श्री मुकेश नौटियाल द्वारा स्वरचित कहानी। शीर्षक है किरसी माँ साहब। कवि श्री सुनील डंगवाल द्वारा स्वरचित कविताएं और श्री प्रदीप बहुगुणा द्वारा वार्ता योग का विज्ञान में महत्व। तो आइए कार्यक्रम के प्रारंभ में हम सुनते हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री मुकेश नौटियाल द्वारा रचित कहानी किरसी माँ साहब। जी हाँ, हम उनको इसी संबोधन से बुलाया करते थे। वह कृषि विज्ञान के टीचर थे, मथुरा के रहने वाले थे और हमारे गांव की स्कूल में उनकी पहली नौकरी बतौर अध्यापक लगी थी। इस प्रकार वह पहली बार पहाड़ आ रहे थे। सावन की एक गीली सुबह बस ने उनको हमारे पहाड़ी कस्बे में उतार दिया। यहाँ से स्कूल के लिए कच्चा रास्ता शुरू होता था। कस्बे में एक चाय की दुकान में उन्होंने चाय नाश्ता किया, लोगों से अपने गंतव्य के बारे में जानकारी ली और फिर पीठ पर अपना पिट्ठू लाद कर पगडंडी नापने लगे। कोहरे से ढके सुनसान रास्ते पर कभी कोई गांववासी नजर आता तो उनका हौसला बढ़ता। गूंजा गांव कितनी दूर होगा, हाँफते हुए वह पूछते। बस यहीं पर, सुनने वाले जवाब देते। पहाड़ी लोग दूरियां यूं ही बताते हैं, फासला कितना भी लंबा हो यहीं पर बताया जाता है। मील भर पढ़ाई नापने के बाद पगडंडी दो हिस्सों में बंट गई। बाईं तरफ का रास्ता समतल था, दाईं तरफ का चढ़ता हुआ। अब कहाँ जाएं, वह असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सुस्ताते हुए कुछ देर तक इंतजार किया। आता जाता कोई राहगीर मिले तो पूछा जाए, पर बाजार आने वाले लोग गांव से सुबह उतर आते थे। शाम को सौदा पत्ता लेकर वो वापस लौटते थे। माँ साहब दोपहर में फंसे थे। इस समय रास्ता अमूमन सुनसान ही होता था। आखिरकार उन्होंने बजरंगबली का नाम लिया और बाएं हाथ की समतल दिशा में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद उनका माथा ठनका। रास्ता अब सकरा हो चला था, उस पर घास उगी थी। वह आम रास्ता नहीं लगता था। अब अपने चुनाव पर वह पछता रहे थे। आगे बढ़ें कि वापस लौटें समझ में नहीं आ रहा था। तभी बरसाती ओड़े कोई उधर से आता दिखाई दिया। उनकी जान में जान आई। वह आदमी इतनी जल्दी में था कि माँ साहब पर ध्यान दिए बगैर उनको पार करता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे गूंजा गांव जाना है, कहाँ होगा? उन्होंने पीछे से लपकते हुए पूछा। मैं गूंजा की तरफ ही जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, उस आदमी ने कहा। आगे आगे बरसाती ओढ़े वह आदमी चल रहा था, पीछे पीछे किरसी माँ साहब। रास्ते में उन्होंने उस आदमी से खूब बातें की। बातचीत में पहाड़ी रास्ते जल्दी कट जाते हैं। उन्होंने गूंजा गांव, वहाँ की स्कूल, प्रिंसिपल और टीचरों के बारे में जानकारी ली। जब मतलब की सारी बातें हो गई तो वह भूत प्रेतों के किस्सों पर उतर आए। सुना है पहाड़ी भूत बड़े भोले भाले होते हैं, उन्होंने कहा। सही सुना, बरसाती ओढ़े राहगीर ने हामी भरी। कोई बता रहा था कि वो जंगल में भटके लोगों को रास्ता दिखाते हैं, माँ साहब ने पूछा। सही बता रहा था, अभी मैंने दिखाया ना आपको रास्ता। वो सामने देखो, वह रहा गूंजा गांव। अब कृषि माँ साहब ने उस आदमी के चेहरे पर नज़र डाली। बरसाती ने सिर के साथ उसके चेहरे को भी लगभग ढक रखा था। केवल उसकी कोमल ठुड्डी नज़र आ रही थी, जिस पर दो चार बाल उगे थे। वह जड़वत उनके सामने खड़ा था। बरसाती ओढ़े उस अनाम आकृति की बात सुनकर एक बार तो वह पथरा ही गए थे। फिर उनकी चेतना लौटी और वह हिरन के माफिक कुलांचे भरते हुए गांव की तरफ भागे। पसीने से तर भीग कर वह देर तक गांव की चौपाल में हाँफते रहे। फिर उन्होंने गांव वालों को रास्ते में मिले भूत की बात बताई। सुनने वाले उनकी बात को हंसी में टाल गए। बाहर से आने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करते ही थे। वो आदमियों और कई बार तो पेड़ पत्थरों को भी भूत समझ लेते थे। इसके बाद पूरे 2 साल वह गूंजा गांव में रहे, लेकिन उस रास्ते पर फिर कभी नहीं गए जहां उनको उस दोपहर बरसाती ओढ़े वह भूत मिला था। उस घटना को
2 सालों में वह सैकड़ों बार कई कई लोगों को सुना चुके थे, जिनमें एक श्रोता मैं भी था। फिर उत्तराखंड अलग राज्य बन गया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच सरकारी मुलाजिमों की अदला बदली हुई। अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने विकल्प चुना और उत्तर प्रदेश चले गए। गांव ने उनको शानदार विदाई दी। इस बात को 25 साल हो गए होंगे, पर आज अनायास यह घटना फिर से जीवंत हो उठी। इतने सालों बाद आज दिल्ली से मथुरा आते हुए मेरे साथ एक मज़ेदार वाक़या हुआ। बस में मेरे अधेड़ सह यात्री ने यूं ही बातचीत शुरू की जैसे कि अमूमन यात्राओं में होती ही है। सामान्य वार्तालाप तो ठीक चल रहा था, पर जब उन्होंने अपना नाम बताया तो मैं चौंक गया। दीनानाथ पांडेय। अब मैंने मुड़कर गौर से उनका चेहरा देखा। 25 साल में उनकी शक्ल में बड़ा बदलाव आ गया था। अलबत्ता उनकी नाक पर लटकता काला मस्सा अपनी जगह कायम था। बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने पहाड़ में 2 साल मास्टरी की है। पहाड़ और वहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने ढेर सारी बातें बताई। जब सारी बातें हो गई तो वह भूतों के किस्सों पर उतर आए। पता है, पहाड़ी भूत बड़े मददगार होते हैं, उन्होंने कहा। वो कैसे? मैंने पूछा। भटके हुए राहगीरों को वो रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, मैंने हंसी रोकते हुए कहा। और जानते हो वो पहनते क्या हैं? क्या पहनते हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा। बरसाती। उनके जवाब पर मैं जोर से हंस दिया। 25 साल पुरानी वह भीगी दोपहरी अचानक याद हो आई। मैं उस दिन अपनी बूढ़ी गाय को ढूंढने जंगल गया था। पूरा जंगल छान मारने के बाद भी जब गाय नहीं मिली तो हताश होकर मैं तेज चाल से घर की ओर चला आ रहा था। तेज इसलिए चल रहा था कि बादल गरजने लगे थे। लगता था ओलों के साथ पानी बरसेगा। उन दिनों बरसात ने यही मिजाज अपना रखा था। डरे हुए माँ साहब मुझे गोचर की ढलान पर मिले थे। उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वह पहली बार पहाड़ आए हैं। यकीनन मैं उनको ऐसा मजाक नहीं करता, लेकिन जब वह भूत प्रेतों की बातें करने लगे और उनकी बातें मेरा रास्ता मनोरंजक बताने लगी तो मुझे भी शरारत सूझ गई। उस किशोर अवस्था में यूं भी हम ऐसी उलझुल हरकतें किया ही करते थे। सो जब गांव सामने आ गया और उन्होंने पूछा कि क्या पहाड़ी भूत सचमुच भटके राहगीरों को रास्ता बताते हैं, तो मैंने वह जवाब दिया जिसने उनके अंतस में पहाड़ी भूत की कहानी रोक दी। सच में तब मुझे यह नहीं लगता था कि मेरा एक मजाक किसी बरसाती वाले भूत की कहानी रच देगा। मज़े की बात यह है कि गांव में रहते हुए उन्होंने मुझको भी 3-4 दफ़े यह कहानी सुनाई थी और उनकी कहानी सुनकर मैं तब भी वैसे ही हंसता था जैसे आज हंस रहा हूँ। पता नहीं हमारे लोक में ऐसी कितनी कहानियाँ हैं जो यूं ही बिना किसी शिल्प में बंधे ठट्टे मजाक में अनायास उपजी और बाद में सुनी सुनाई जाने लगी। अगर मैंने माँ साहब को सच बता दिया होता तो यह कहानी भी वहीं दफन हो जाती, पर मैंने राज कायम रखा और देखिए कहानी आज भी सुनाई जा रही है। अभी आप सुन रहे थे कहानी किरसी माँ साहब। अब हम आपको सुनवाते हैं कवि श्री सुनील डंगवाल द्वारा स्वरचित कविताएं। मैं सुनील डंगवाल, सुमित्र। मेरी कविता का शीर्षक मेरी यादों का गांव। कि आह क्या बात थी उसकी पनाह में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। याद वो आती है जब आता हूँ गाँव में, यादें वो आती हैं जब आता हूँ गाँव में। वो पगडंडियाँ वो पनघट, वो पंछी वो पवन मंद। वो पगडंडियाँ वो पनघट, वो पंछी वो पवन मंद। वो झरोखे वो झूले घनी स्याह छाँव में। वाह क्या बात थी उसकी पनाह में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। वो करौंदे की कीप, वो करौंदे की कीप हिस्र से लोटे भरे हुए। वो करौंदे की कीप हिस्र से लोटे भरे हुए। वो किनगोड़ी कसीदगी नमक के चाव में,
आह क्या बात थी उसकी पनाह में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। सर्दी के दिन छतों में, कि सर्दी के दिन छतों में वो गलगल की चाट पर, कि सर्दी के दिन छतों में वो गलगल की चाट पर, क्या गजब चहल पहल थी उस कांव कांव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। यादें वो आती हैं जब आता हूँ गाँव में। कभी जेठ की दोपहरी हौजों की मौज में, वो बचपन के दिन कि कभी जेठ की दोपहरी हौजों की मौज में, घर से खिसक के जाना वो दबे पाँव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। यादें वो आती हैं जब आता हूँ गाँव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। और आगे कि खामोशियाँ वो माँ की दीदी की शिकायत पर, कि खामोशियाँ वो माँ की दीदी की शिकायत पर, मुनशिफ और मुजरिम से उस भेदभाव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। वो मेले वो मुलाकातें, कि वो मेले वो मुलाकातें मौके जो खास थे, कि वो मेले वो मुलाकातें मौके जो खास थे, हम जोलियों की बत कही जो धूप छाँव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। और नहाने का तो बस बहाना, कि नहाने का तो बस बहाना उस पनघट की भीड़ में, नहाने का बस बहाना उस पनघट की भीड़ में, क्या गजब हंसी ठिठोली साँझे पड़ाव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। यादें हो आती हैं जब आता हूँ गाँव में। माथे पे अपने चांद की बिंदी लिए हुए, और गांव की वो शाम, कि माथे पे अपने चांद की बिंदी लिए हुए, मंथर से उतरती वो शाम, जैसे मेहंदी हो पाँव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। और हमजोलियों में छत पर गर्मी की रात को सोने में, कि हमजोलियों में छत पर गर्मी की रात को उस छोर पे सो जाना, जब बातें चलती थी डर के कारण, कि उस छोर पे सो जाना डरते डरते ताव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। यादें वो आती हैं जब आता हूँ गाँव में। और बैठक में बुजुर्गों की अंगीठी के आसपास, अब कहाँ मिलता है ऐसा, न बुजुर्ग मिलते हैं, न संयुक्त परिवार मिलते हैं, और न बच्चों को फुर्सत होती है मोबाइल फ़ोन से, कि बैठकों में बुजुर्गों की अंगीठी के आसपास, बैठकों में बुजुर्गों की अंगीठी के आसपास, सुनते थे शांत होके बातें वो चाव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। जब छोटी सी खुशी के थे ठहाके बड़े बड़े, कि जब छोटी सी खुशी के थे ठहाके बड़े बड़े, अब हंसी ही कहाँ मिलती है खुशी के भाव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। यादें वो आती हैं जब आता हूँ गाँव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। और मिलने पे कुछ ऐसा क्या तुझे नहीं खलता, और कवि का मन कहता है कि मिलने पे क्या कुछ ऐसा तुझे नहीं खलता, वो सब कहाँ मिलते हैं जो कभी थे लगाव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। यादें वो आती हैं जब आता हूँ गाँव में। और वो तो रोज़ ही रहता है, कि वो तो रोज़ ही रहता है मेरे इंतज़ार में, वो तो रोज़ ही रहता है मेरे इंतज़ार में, जो पहुँचते ही आ जाता है मेरे हाव भाव में, वो मेरा गाँव। कि वो तो रोज़ ही रहता है मेरे इंतज़ार में, जो पहुँचते ही आ जाता है मेरे हाव भाव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। और आखिरी कुछ लाइनें इस तरह से, कि शायद अभी छुपा है वो बचपन यहीं कहीं, कि शायद अभी छुपा है वो बचपन यहीं कहीं, बहने जो नहीं देता मुझे उम्र के बहाव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में। यादें वो आती हैं जब आता हूँ गाँव में। और आखिरी 4 लाइनें, कि तुझसे जुदा हुए तो थे, तुझसे जुदा हुए तो थे लेकिन सुकून कहाँ, कि तुझसे जुदा हुए तो थे ए गाँव, तुझसे जुदा हुए तो थे लेकिन सुकून कहाँ, है पसीजती तड़प तेरी इस दिल के घाव में, आह क्या बात थी उसकी पनाह में।
यादें वो आती हैं जब आता हूँ गाँव में, और जाने कैसे क्या हुआ बिसूरते हैं सब। इस पलायन के कारण कि जाने कैसे क्या हुआ बिसूरते हैं सब, काश लौट आए वो दिन फिर मेरे गांव में, कि काश लौट आए वो दिन मेरे गांव में, यादें वो आती हैं जब आता हूँ तेरी पनाह में। दूसरी कविता का शीर्षक है तुम, कि तुम आते हो तो दिल के सारे अरमा जग जाते हैं, कि तुम आते हो तो इस दिल के सारे अरमा जग जाते हैं, निशक्त पंगु इस लेखन को सुरखाब से पर लग जाते हैं, निशक्त पंगु इस लेखन को सुरखाब से पर लग जाते हैं। और शब्द मंजरी मचल मचल कर सब कुछ कहने लगती है, कि शब्द मंजरी मचल मचल कर सब कुछ कहने लगती है, और गुप चुप निर्वात में सहसा पुरवा बहने लगती है। तुम ही हो, कि तुम ही हो जो कृपाण कुंद पर तेज धार धर जाते हो, कि तुम ही हो जो कृपाण कुंद पर तेज धार धर जाते हो, अगम में यहाँ कुछ भी तो नहीं ऐसे प्रेरित कर जाते हो, अगम में यहाँ कुछ भी तो नहीं ऐसे प्रेरित कर जाते हो। सुरताल छंद लय अंतरा मुखड़ा, कि सुरताल छंद लय अंतरा मुखड़ा वो सब भी तो तुमसे हैं, कि सुरताल छंद लय अंतरा मुखड़ा वो सब भी तो तुमसे हैं, दिन रैन तुम्ही से उत्सव हैं वरना तो सब गुमसुम से हैं, दिन रैन तुम्ही से उत्सव हैं वरना तो सब गुमसुम से हैं। पर ये दिल तो छुपा रुस्तम निकला, पर ये दिल तो छुपा रुस्तम निकला, जाने कब यारी कर बैठा, तब पानी सिर से गुजरा जब फतवा जारी कर बैठा, कि तब पानी सिर से गुजरा जब फतवा जारी कर बैठा, कि वो ही तो शायद सुबह है अब, कि वो ही तो शाम सुबह है अब, तन मन भोजन पहिरन है, जाने अब क्या क्या नहीं हुए समझो बस दिल की धड़कन है, जाने अब क्या क्या नहीं हुए समझो अब दिल की धड़कन है। फकत करम फल ही था जो, कि फकत करम फल ही था जो ऐसा एक किराएदार मिला, फकत करम फल ही था जो ऐसा एक किराएदार मिला, थोड़ी सी जगह रहकर जिसने फतह ही कर डाला ये किला, थोड़ी सी जगह रहकर जिसने फतह ही कर डाला ये किला, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, पर जो भी है अच्छा ही हुआ, कि हम राज हुए हम दम हुए, कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, हम राज हुए हम दम हुए, इसी बहाने सुमित्र के थोड़े हल्के रंजो गम तो हुए, इसी बहाने सुमित्र के थोड़े हल्के रंजो गम तो हुए। गर कविता को समझ न पाए, गर कविता को समझ न पाए तो क्या, कवियों से थोड़े कम तो हुए, कवियों से थोड़े कम तो हुए, कवियों से थोड़े कम तो हुए। अभी आप सुन रहे थे कवि श्री सुनील डंगवाल द्वारा स्वरचित कविताएं। श्रोताओं, इस साल 21 जून को विश्व 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्म का एक संगम है। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा। आइए अब सुनते हैं वार्ता योग का विज्ञान में महत्व श्री प्रदीप बहुगुणा दर्पण द्वारा, जिन्होंने बुनियाद तथा अंकुर पत्रिकाओं और शैक्षिक दखल पत्रिकाओं का संपादन किया है। आज की हमारी वार्ता का विषय है योग का विज्ञान में महत्व। योग केवल आसन, प्राणायाम या कसरत की कोई साधना नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़कर इनका समन्वय करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। भारत की माटी में जन्मी यह एक ऐसी जीवन विद्या है जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। योग के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ जोड़ या एकत्व से है। इसलिए योग को परिभाषित करते हुए भारतीय मनीषियों ने बताया है कि शरीर, मन और आत्मा का समन्वय ही योग है। भगवद गीता में भी योग की महत्ता को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता या दक्षता का होना ही योग है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या योग मात्र एक आध्यात्मिक साधना है या यह विज्ञान की दृष्टि से भी सार्थक, प्रामाणिक और प्रभावशाली है। इस पर विचार करके आज हम जानेंगे कि योग का विज्ञान में क्या महत्व है। योग के वैज्ञानिक महत्व पर विश्व भर में हजारों शोध हो चुके हैं और आज भी जारी हैं। योग की बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही योग हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है, किंतु इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। अपने योग सूत्र में उन्होंने कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग सूत्र में पतंजलि ने योग के 8 अंगों का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के ये अष्टांग आज पूरे विश्व को कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, न्यूरोलॉजी,
कार्डियोलॉजी, यहाँ तक कि जेनेटिक्स में भी योग की भूमिका अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुकी है। यह सिद्ध हो चुका है कि योग शारीरिक, मानसिक और न्यूरोलॉजिकल तीनों स्तरों पर गहरा प्रभाव डालता है। शरीर क्रिया एवं चिकित्सा विज्ञान में हुए शोधों में पाया गया है कि योग करने से मांसपेशियां लचीली होती हैं, पाचन सुधरता है, हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है और शरीर की डिटॉक्स प्रणाली बेहतर होती है। कपालभाति से पेट और लीवर को बल मिलता है। भुजंगासन से पीठ दर्द में राहत मिलती है। सूर्य नमस्कार से तो पूरे शरीर को लाभ मिलता है, इसलिए इसे पूर्ण व्यायाम की संज्ञा भी दी गई है। आधुनिक जीवन शैली से जुड़े सभी रोगों जैसे मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड आदि के नियंत्रण में योग बहुत प्रभावकारी है। त्रिकोणासन, शलभासन, योग निद्रा, शवासन आदि के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर के हार्मोन संतुलित होते हैं और चयापचय यानी हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। एम्स नई दिल्ली की एक नई रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन मात्र 30 मिनट के योगाभ्यास से उच्च रक्तचाप को दवाइयों की तुलना में बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी वर्ष 2016 के एक अध्ययन में बताया कि नियमित योग करने वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर औसतन 10 इकाई तक कम पाया गया। योग हमारी एंडोक्राइन ग्रंथियों पर भी असर डालता है। सर्वांगासन करने से थायराइड के नियंत्रण में मदद मिलती है। वर्ष 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के एक शोध में पाया गया कि केवल 12 सप्ताह के योगाभ्यास से शरीर में IL-10 नामक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी पूरा विश्व इस बात का अनुभव कर चुका है कि योग हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। मोटापे, पाचन तंत्र विकार, हृदय रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी योग संजीवनी जैसा असर करता है। BMC कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड थेरेपीज के वर्ष 2021 के एक शोध में यह निष्कर्ष निकला कि 3 महीने के नियमित योगाभ्यास से मोटापाग्रस्त लोगों के शरीर की चर्बी 4% तक घट गई थी। और अब करते हैं मन की बात। जी हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक अशांति और तनाव का होना आम बात है। यहाँ भी योग हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हमारा मस्तिष्क शांत होता है। मानसिक तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर में कमी आती है और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो हमें प्रसन्नता और शांति देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में भी यह बात सामने आई कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनके मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय हो जाता है, जो हमारी निर्णय क्षमता और एकाग्रता को बढ़ाता है। योग निद्रा और ध्यान से हमारी एड्रिनल ग्रंथियां शांत होती हैं, जिनसे तनाव कम होता है। वर्ष 2017 में बोस्टन यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध में यह निष्कर्ष निकला कि योग GABA यानी गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड के स्तर को बढ़ाता है, जो चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक है। इसलिए नियमित योगाभ्यास से चिंता और अवसाद में कमी आती है और हमारी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म के नियंत्रण और तनाव प्रबंधन के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने भी योग को लाभकारी माना है। सुनीता विलियम्स जैसे लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। कैंसर की चिकित्सा में कीमोथेरेपी के दौरान थकान, बेचैनी और दर्द को कम करने में योग को सहायक पाया गया है। एम्स नई दिल्ली में चल रहे शोध में यह निष्कर्ष निकला कि योग करने वाले कैंसर रोगियों में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर 30% तक कम हो जाता है। आजकल एक गंभीर चिंता का विषय यह भी है कि समाज में नशा व तरह तरह के व्यसन व्यापक रूप से फैल चुके हैं। नशे के आदी हो चुके व्यक्ति योग के माध्यम से अपनी इस आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं। सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, हलासन, धनुरासन, भद्रासन और नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि के द्वारा नियमित अभ्यास करके व्यक्ति अपने नशे की लत पर काबू पा सकता है। यही कारण है कि नशा मुक्ति केंद्रों और योग चिकित्सालयों में आज
योग को चिकित्सा का अनिवार्य अंग बना दिया गया है। वर्ष 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्वेंट्री लंदन और रेडबोर्ड यूनिवर्सिटी के एक संयुक्त शोध में यह सिद्ध हुआ कि निरंतर योगाभ्यास से रोगवाहक गुणसूत्रों की सक्रियता कम हो जाती है, जो दीर्घकालिक बीमारियों से बचाव में सहायक है। इस शोध से यह भी निष्कर्ष निकला कि योग न केवल रोग के लक्षणों पर बल्कि रोग के मूल कारणों यानी जीन के म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन पर भी असर डालता है। योग की जन्मभूमि भारतवर्ष में भी योग पर अनेक वैज्ञानिक शोध निरंतर जारी हैं। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नई दिल्ली में डायबिटीज, मोटापा और पीठ दर्द जैसी बीमारियों पर अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है जो वैज्ञानिक पद्धतियों से योग के लाभों पर शोध कर रही है। इसके अतिरिक्त शांति कुंज हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी, पतंजलि योगपीठ जैसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाएं भी वैज्ञानिक रूप से योग के महत्व को उजागर करती रहती हैं। भारतीय सेना की कई बटालियनों में भी प्रातःकालीन योग को शामिल किया गया है, जिससे सैनिकों में एकाग्रता, सहनशीलता और बेहतर मानसिक संतुलन का विकास हुआ है। IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठानों में भी योग और ध्यान को तनाव प्रबंधन के प्रभावी उपाय के रूप में अपनाया जा रहा है। आजकल बच्चों और किशोरों में ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन और डिजिटल स्क्रीन पर निर्भरता बढ़ रही है। उनकी एकाग्रता और याददाश्त में भी गिरावट आ रही है, जिसके समाधान के लिए भी योग उपयोगी साबित हो रहा है। योग के वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में योग आधारित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हर जगह योग स्टूडियोज, क्लिनिक्स और विश्वविद्यालयों में योग पढ़ाया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयी संस्थानों ने भी योग को सपोर्टिव साइकोलॉजी और न्यूरोथेरेपी का अभिन्न अंग बना लिया है। विज्ञान और समाज में योग के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, जिसके कारण प्रतिवर्ष हम 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आज की इस चर्चा से स्पष्ट होता है कि योग कोई रहस्यमयी साधना नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण जीवन विज्ञान है। इसमें शरीर का विज्ञान, मन का विज्ञान और आत्मा की खोज सब एक साथ समाहित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज विश्व भर के वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं कि योग अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याओं का एक समग्र समाधान है। हम देख रहे हैं कि ऋषि मुनियों, मनीषियों और वैज्ञानिकों सब ने योग के महत्व को स्वीकार किया है और अब हमारी बारी है कि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि पूर्ण स्वास्थ्य कभी भी दवाओं से नहीं मिल सकता, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर, मन और आत्मा इन तीनों का संतुलन आवश्यक है और योग इसी संतुलन को कायम करता है। तो आइए करें योग, रहें निरोग। अभी आप सुन रहे थे वार्ता योग का विज्ञान में महत्व। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब संपन्न होता है। धन्यवाद।